नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूपीपीसीएस प्री 2020 के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी माध्यम में होगा। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे संबंधित अधिक जानकारी आपको इन गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। आप चाहें तो यूपीएससी या किसी भी अन्य स्टेट पीएससी के लिए या किसी भी अन्य एग्जाम के लिए इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज और कंप्लीट स्टडी मटेरियल दोनों के ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके साथ ही आप टेलीग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आपको सर्च करना होगा टेलीग्राम ऐप पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और उसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिए ताकि चैनल से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हों आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के साथ। पहला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें कहा गया है समुद्री पारितंत्र में प्लैंकटन समुदाय के संदर्भ में हमें कथन देखने हैं। इसमें पादप और जंतु दोनों शामिल होते हैं और ये सागर के नितल में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है? पहला जो कथन है ये बिल्कुल सही है। दूसरा जो कथन है ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये सागर के नितल में नहीं पाए जाते हैं। और प्लैंकटन समुदाय में वे पादप और जंतु आते हैं जो धारा के विपरीत नहीं तैर सकते हैं, ठीक है। और प्लैंकटन जो है ये सागर के ऊपरी तल पर पाए जाते हैं, ना कि नितल में। इस श्रेणी के पादपों को फाइटोप्लैंक्टन्स और जंतुओं को क्या कहा जाता है? जूप्लैंक्टन्स। आगे बढ़ते हैं। प्रवाल भित्ति की उपयोगिता। तो प्रवाल भित्ति की उपयोगिता मछलियों की जनसंख्या के लिए है, पर्यटन, औषधि उपयोग, तटीय सुरक्षा। इन सभी के लिए है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। इसके संदर्भ में कथन दिए हुए हैं। पहला है कि ये झीलों के अतिरिक्त सभी आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए कार्यक्रम है। ये केंद्र प्रायोजित योजना है और ये प्लान 2015 में लाया गया था। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा जो कथन है वो सही हो जाएगा। पहला गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें कहा गया है कि ये झीलों के अतिरिक्त सभी आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए कार्यक्रम है। तो ऐसा नहीं है, ये एक जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना है और इसमें आर्द्र भूमि और झीलें दोनों ही शामिल होंगी। इसलिए यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। इस प्रश्न में बात की गई है कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है। नाइट्रिक अम्ल, स्मॉग और सल्फर डाइऑक्साइड में जो हमारा प्राथमिक प्रदूषक है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल सल्फर डाइऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक होगा। फिर वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के संदर्भ में कहा गया है ध्वनि प्रदूषण को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है और इसके अंतर्गत किसी क्षेत्र को वायु प्रदूषित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको दिया गया है? सरकार को। तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर बात आती है तेल अधिप्लाव यानी कि ऑयल स्पिल को नियंत्रित करने के तरीकों में क्या क्या शामिल है। पहले में है कि डिटर्जेंट के द्वारा बुलबुले के माध्यम से तेल को वाष्पीकृत करना। ऑयल जैपिंग के द्वारा एक जैविक उपचार है ये जिसमें बैक्टीरिया का प्रयोग होता है। फिर दहन या स्किमर्स। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सारे देख लेते हैं। उपरोक्त सभी सही है, ठीक है। फिर इनमें से कौन सा सही तरीके से सुमेलित है? आर्सेनिक दिया हुआ है ब्लैक फुट रोग, फिर दिया हुआ है फ्लोराइड फ्लोरोसिस और नाइट्रेट की अधिकता मिथैमोग्लोबिनीमिया। तो यहाँ पर सब सही सुमेलित है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो सही सब सुमेलित है, लेकिन अगर आप देखते चलिएगा कुछ मिस नहीं होना चाहिए आपका, क्योंकि जब सही सारे हो जाते हैं तो हम क्वेश्चन को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। फिर अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र में एज इफेक्ट के संदर्भ में कथन दिए हुए हैं। ये दो या अधिक पारिस्थितिकी तंत्रों के मिलन क्षेत्र में पाया जाता है। एस्चुरीज का उदाहरण है और यहाँ पर जैव विविधता तुलनात्मक रूप से कम होती है। तो पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा गलत है क्योंकि जैव विविधता ज़्यादा होती है ना कि कम। इसमें बात की गई है मृदा उपचार की ex-situ विधियां। तो मृदा उपचार की कौन सी ex-situ विधियां हैं यहाँ पर? पहली दी हुई है कंपोस्टिंग और लैंड फार्मिंग। ये दोनों ही ex-situ विधियां हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बायोस्टिमुलेशन इसमें नहीं है क्योंकि इस प्रक्रिया में पोषक तत्वों को कूप के माध्यम से प्रदूषित मृदा में भेजा जाता है और ये इन सीटू विधि हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें हमने देख लिया है ऑप्शन हमारा ए करेक्ट था। 10वें प्रश्न पर हमें निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर जैव विविधता पर क्या प्रभाव दिखाई देगा? तो क्या प्रभाव दिखाई देगा? इसमें कमी आएगी क्योंकि निम्न अक्षांश से अगर हम उच्च जाएंगे तो वो पोल्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं,
तो जिससे जो प्रजातियां हैं वो कम हो जाएंगी। सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती हैं हमको? भूमध्य रेखा में। इसमें क्रायो प्रिजर्वेशन के संदर्भ में लिया हुआ है। कहा गया है इसका इस्तेमाल बीजों और अन्य आनुवंशिक पदार्थों को संरक्षित करने के लिए किया जाता है और इसके अंतर्गत पदार्थों को द्रव नाइट्रोजन में अत्यंत निम्न तापमान पर रखा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दोनों सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर है, हमें सुमेलित करना है नामेरी टाइगर रिजर्व, ये पड़ता है असम में। ठीक है। पेरियार कहाँ पड़ता है? पेरियार केरल में पड़ता है। और उसके बाद है कवाल, ये पड़ता है तेलंगाना में। और सतकोशिया कहाँ है? ओडिशा में। सतकोशिया जो है वो ओडिशा में है, कवाल हो गया तेलंगाना में, पेरियार आपको पता है केरल में है। ईवी रामास्वामी को पेरियार भी कहा जाता था, तो इस थोड़ा ये याद रखिएगा। हिस्ट्री का पॉइंट है लेकिन मैंने बता दिया अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो। और नामेरी टाइगर रिजर्व असम में है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा यहाँ पर करेक्ट है? ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के संबंध में कथन दिए हुए हैं। इसे भवनों की ऊर्जा मांग को न्यूनतम करने हेतु लागू किया गया है। सरकारी और निजी दोनों भवनों पर यह लागू होता है और 2007 में इसको लागू किया गया था। यहाँ पर सारे कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, सागरीय अम्लीकरण के संदर्भ में कहा गया है ये समुद्र द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अवशोषण तथा समुद्री जल के साथ प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होता है। फिर समुद्र में कार्बनिक अम्ल बनता है और इससे समुद्री जीवों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो सागरीय अम्लीकरण के संदर्भ में ये सारे कथन बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर ये हमें प्राणी दिए हुए हैं और उनके आयुसीएन स्टेटस दिए हुए हैं। हमको बताना है कौन सा सही सुमेलित, हमें एक्चुअली सुमेलित करना है इसमें। तो देख लेते हैं, यहाँ पर चीरू जो है ये एंडेंजर्ड हो जाएगा और ऑलिव रिडले टर्टल वल्नरेबल है। उसके बाद साइबेरियन क्रेन जो है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और फिर जेडॉन कार्सर दोनों ही क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, आप किसी से भी मैच कर लीजिए इसमें। तो चीरू एंडेंजर्ड हो गया, ऑलिव रिडले जो टर्टल्स होते हैं ये वल्नरेबल हो गए, साइबेरियन क्रेन और जेडॉन कार्सर हो गया क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी। फिर हम देखते हैं कौन से जीव स्तनधारी जीव हैं। तो इसमें से कौन से हैं? कोआला, स्पाइनी एंट ईटर और डॉल्फिन, ये सभी हैं, ऑप्शन डी है यहाँ पर सही। फिर शीत निष्क्रियता के संदर्भ में ये शब्द शीतकाल को सुषुप्त अवस्था में बिताने को व्यक्त करता है और ये कंगारू, गिरगिट और केचुए में पाया जाता है। तो ये कौन सा यहाँ पर करेक्ट है हमारा? दोनों बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के संदर्भ में कहा गया है इसमें ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह होता है और हर पोषण स्तर पर 10% ऊर्जा का क्षय हो जाता है और बाकी ऊर्जा का स्थानांतरण अगले स्तर के लिए हो जाता है। तो यहाँ पर पहला केवल सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि क्षय होता है 90% ऊर्जा का और दूसरे में स्थानांतरित कितनी होती है? केवल 10%। अगला है आर्द्र भूमि में क्या क्या शामिल है? स्वैम्प, डेल्टा, एस्चुरी और मैंग्रोव में, तो ये सभी शामिल हो जाएंगे, ऑप्शन डी करेक्ट है। फिर हमको देखना है कौन सा सही सुमेलित है। नेक्टिन समुदाय लिखा हुआ है बड़े आकार के तैरने वाले जंतु, बेंथक समुदाय सागरीय नितल के समीप रहने वाले पादप और जंतु, प्लैंकटन सागरीय सतह पर रहने वाले पादप व जंतु जो धारा के विपरीत नहीं तैर सकते हैं। तो कौन सा सही सुमेलित है? ये सारे बिल्कुल सही सुमेलित हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो जो बड़े आकार के तैरने वाले जंतु हैं वो नेक्टिन समुदाय में आते हैं, बेंथक समुदाय में सागरीय नितल के समीप जो रहते हैं पादप और जंतु वो, और प्लैंकटन में कौन से आ जाते हैं? सागरीय सतह पर जो पादप और जंतु रहते हैं और ये धारा के विपरीत नहीं तैर सकते हैं। उसके बाद है कौन से मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। तो कौन से मौलिक अधिकार हैं? देखिए, तो मैं आपको यहाँ पर आंसर बता देती हूँ। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा और तीसरा, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। 15, 16, 19, 29 और 30 ये वो आर्टिकल्स हैं, जो वो अनुच्छेद हैं जिसके अंतर्गत जो अधिकार दिए हुए हैं वो केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं। तो इससे आप समझ गए होंगे, 29 भी आ रहा है, 16 भी आ रहा है, तो ये दोनों सही है। उसके बाद मार्शल लॉ के संदर्भ में कहा गया है इसके लिए संविधान में विशेष व्यवस्था है और ये देश के कुछ विशेष क्षेत्रों में ही लागू किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा कथन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
क्योंकि इसके लिए संविधान में कोई भी विशेष व्यवस्था नहीं दी गई है। अब यहाँ पर हमको ये आर्टिकल्स मैच करने हैं, इन अनुच्छेदों को सही से सुमेलित करना है। ऐसे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारे अनुच्छेद हमको रटे होने चाहिए। देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो अनुच्छेद 48 क्या है? अनुच्छेद 48 हो जाएगा कृषि एवं पशुपालन का संगठन। और फिर अनुच्छेद 43 भी हो जाएगा सहकारी समितियों को प्रोत्साहन। उसके बाद अनुच्छेद 49 हो जाएगा हमारा स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण। और 44 हो जाएगा समान नागरिक संहिता। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है यहाँ पर? जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर बी। अगला है, इनमें से किन संवैधानिक प्रावधानों में साधारण बहुमत के द्वारा संसद संशोधन कर सकती है? तो किसके द्वारा कर सकती है? किसमें? संसद में गणापूर्ति, दूसरी अनुसूची, राज्य विधानसभा का विधान परिषद का निर्माण या समाप्ति, इन सभी में कर सकती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद किन्हें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा घोषित किया गया है? धर्मनिरपेक्षता, न्याय तक प्रभावी पहुंच, स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली और संघवाद। तो किसको किया गया है घोषित? इन सभी को किया गया है। ऑप्शन डी सही है यहाँ पर। फिर उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कहा गया है इनके चुनाव के लिए राज्यसभा सदस्य बनने के लिए अहर्त होना चाहिए। इस पद के चुनाव के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका के दौरान ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर बात आती है संसद की महिला सशक्तिकरण समिति के संबंध में। इसका गठन 1997 में हुआ था और इसमें लोकसभा और राज्यसभा के बराबर सदस्य होते हैं। तो पहला कथन यहाँ पर सही है। दूसरा कथन है जो गलत हो जाएगा, इसमें 30 सदस्य हैं जिसमें लोकसभा के 20 होंगे और राज्यसभा के 10। और ये राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करते हैं। तो इसका संसद की जो महिला सशक्तिकरण समिति है कब बनाई गई? 1997 में। आगे बात की गई है संसदीय फोरम के संदर्भ में। कहा गया है पहले संसदीय फोरम का गठन 1952 में किया गया था और जनसंख्या पर गठित फोरम के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। तो यहाँ पर हमसे कथन सही पूछा गया है। ये दोनों ही जो हमारे कथन है वो सही नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि जो पहला संसदीय फोरम का गठन किया गया था वो 2005 में किया गया था। कब किया गया था? 2005 में। और सभी संसदीय फोरम के जो पदेन अध्यक्ष हैं वो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। केवल एक अपवाद है, जो जनसंख्या पर गठित फोरम होता है इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं ये लोकसभा अध्यक्ष नहीं होते हैं। इसके कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति। जनसंख्या पर गठित फोरम के पदेन अध्यक्ष राज्यसभा के सभापति होते हैं, ना कि लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगला देखते हैं राज्यपाल के संदर्भ में कहा गया इनकी नियुक्ति संसद के द्वारा होती है और इनको हटाने की प्रक्रिया संविधान में वर्णित है। तो यहाँ पर फिर से दोनों कथन हमारे गलत हो जाएंगे, क्योंकि इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है, ना कि संसद के द्वारा। ठीक है, और इनको हटाने की कोई भी प्रक्रिया संविधान में वर्णित नहीं है। फिर परिवार न्यायालय के संबंध में कहा गया है इसके लिए परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 लाया गया था और इसकी स्थापना राज्य सरकारें उच्च न्यायालय की सहमति से करती हैं और ये केवल एक बार अपील का अधिकार देता है। तो यहाँ पर ये सभी कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, फिर से ये अनुच्छेद दिए हुए हैं, हमको इनको मैच करना है। तो अनुच्छेद 371 जो है ये किससे संबंधित है? महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष प्रावधान। चौथा, उसके बाद अनुच्छेद 371 जो है ये मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान से है और 371 गोवा से है और 371 कर्नाटका से है। तो ऑप्शन हमारा जो सही है वो है ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, संविधान के भाग 11 में पंचायती राज के अनिवार्य प्रावधानों में क्या क्या शामिल किया गया है? 3 स्तरों पर सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना, पंचायत के किसी भी स्तर पर पिछड़े वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण। तो पहला और दूसरा है, तीसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसे राज्य विधानमंडल स्वेच्छा से लागू कर सकते हैं, ये कोई नेसेसिटी नहीं है। उसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में कहा गया है इनके जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष होगा। राज्यपाल इनको हटा सकते हैं और जो राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कार्यकाल के बाद संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य या अध्यक्ष बन सकता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ सही नहीं पूछा गया है, तो जो सही नहीं है वो पहला और दूसरा हो जाएगा। ठीक है, पहला और दूसरा कथन सही नहीं है क्योंकि इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाएगी वो इसका आंसर है। उसके बाद दिया हुआ है
कि राज्यपाल इनको हटा सकते हैं, तो राज्यपाल नहीं हटा सकते हैं। कौन हटा सकता है इनको? केवल और केवल राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। राज्यपाल नहीं, राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फिर है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में कहा गया है इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष इसके पदेन सदस्य होते हैं। दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। केंद्रीय सूचना आयोग एक सांविधिक आयोग है। इसमें सूचना आयुक्तों की संख्या 10 से अधिक नहीं हो सकती है। मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ये सारे जो कथन है ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं, इसको याद रखिएगा। इसका गठन 2005 के एक एक्ट से किया गया था, इसीलिए एक सांविधिक निकाय है। फिर हमको इनको देखना है कौन सही सुमेलित है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो है ये आता है गृह मंत्रालय के तहत, और दूसरा बताया गया है केंद्रीय सतर्कता आयोग कार्मिक मंत्रालय और अंतर्राज्यीय परिषद गृह मंत्रालय। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा जो है वो बिल्कुल सही है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो है ये कार्मिक मंत्रालय के अंतर आएगा, ना कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई आ जाती है हमारी कार्मिक मंत्रालय यानी पर्सनल मिनिस्ट्री के अंतर्गत, और सतर्कता आयोग आ जाता है कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत फिर से, और अंतर्राज्यीय परिषद आ जाती है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के संबंध में फिर से आ गया है। इसकी सिफारिश की मांग संथानम आयोग के द्वारा की गई थी, और इसकी स्थापना की सिफारिश संथानम आयोग ने की थी, और इसकी स्थापना अधिनियम बनाकर की गई थी। तो यहाँ पर हमारा पहला कथन बिल्कुल सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि सीबीआई जो है इसकी स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा की गई थी, और बाद में ये ट्रांसफर हो गया था कार्मिक मंत्रालय के पास। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के संदर्भ में देख लेते हैं। इसको लघु संविधान भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसमें इतने ज़्यादा अमेंडमेंट्स हुए थे कि इसको लघु संविधान भी कह दिया जाता है। उसके बाद है इसमें संवैधानिक संशोधन की न्यायिक जांच से बाहर किया गया था। जो संवैधानिक संशोधन है उनको न्यायिक जांच से बाहर किया गया था, और अखिल भारतीय विधिक सेवा के निर्माण की व्यवस्था की गई थी। तो यहाँ पर ये तीनों बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसने रखा था? तो ये रखा गया था एम एन रॉय के द्वारा, ऑप्शन सी सही है। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन को संविधान का मूल ढांचा बताया था? तो ये बताया गया था मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में। आगे बढ़ते हैं। फुल बॉडी सिक्के का आंतरिक मूल्य इसके अंकित मूल्य से अधिक है, और सिक्का अधिनियम 2011 के अनुसार सिक्कों को पिघलाना निषिद्ध है। तो यहाँ पर क्या करेक्ट है? दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे दिया हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा 1000 रुपये तक के सभी सिक्के जारी किए जाते हैं, और 1 रुपये के नोट पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। स्मारक सिक्के कानूनी निविदा है। कौन सा यहाँ पर कथन सही है? केवल पहला कथन हमारा यहाँ सही होगा, दूसरा और तीसरा गलत है, क्योंकि 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं, और जो आरबीआई गवर्नर है उनके द्वारा 1 रुपये के नोट के अलावा अन्य सभी करेंसी पर होता है हस्ताक्षर। केवल जो 1 रुपये का नोट है ये वित्त सचिव करते हैं, वित्त मंत्री नहीं करते हैं, वित्त सचिव करते हैं, याद रखिएगा। और स्मारक सिक्के जो हैं ये फिएट मनी है, लेकिन ये कानूनी निविदा इनकी नहीं होती है। ठीक है, कानूनी रूप से मान्य नहीं होते हैं, जबकि कानूनी निविदा के रूप में उपयोग किए जाने के लिए इनको अधिसूचित नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहा गया है कोर बैंकिंग समाधान के केंद्रीकृत डाटा प्रबंधन और शाखा रहित बैंकिंग के लिए वेब प्लेटफॉर्म के साथ एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर है। तो कोर बैंकिंग समाधान केंद्रीय डेटा प्रबंधन और शाखा रहित बैंकिंग के लिए वेब पोर्टल के लिए एक साथ बैंकिंग के साथ एक सॉफ्ट बैंकिंग सॉफ्टवेयर है। फिर कहा गया है ये आरबीआई द्वारा एनपीए समस्या को हल करने के लिए सुझाई गई विधि है। कौन सा कथन हमारा यहाँ पर सही है? पहला कथन बिल्कुल सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। देखिए, कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस जो है ये केंद्रीकृत डेटा प्रबंधन और शाखा रहित बैंकिंग के लिए वेब प्लेटफॉर्म के साथ एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कथन है जो गलत हो जाएगा, इसमें एनपीए मुद्दे से निपटने के लिए कुछ भी नहीं है, और इसमें दिया हुआ है कि एनपीए समस्या को हल करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हम देखते हैं तत्काल भुगतान सेवा भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाई गई है। ये केवल बैंकों के द्वारा जारी की जाती है और ये 24/7 उपलब्ध है।
तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है? पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन गलत हो जाएगा। क्यों? देखिए, तत्काल भुगतान सेवा जो है ये IMPS है, यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है, और इसको NPCI के द्वारा बनाया गया है, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और ये बैंक्स के साथ साथ जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यानी कि जो प्रीपेड भुगतान उपकरण है, उनके द्वारा भी जारी किए जा सकते हैं। फिर बात आती है रुपए कार्ड। ये दुनिया का 5वां जो है ये पेमेंट गेटवे है। उसके बाद कहा गया है प्रधानमंत्री जनधन योजना बैंक खाते के साथ रुपए कार्ड दिया गया है और ये एक क्रेडिट कार्ड के रूप में भी कार्य करता है। तो कौन सा कथन सही है? केवल हमारा ऑप्शन बी सही होगा, केवल दूसरा कथन सही है, क्योंकि रुपए कार्ड दुनिया का 7वां भुगतान गेटवे है, ना कि 5वां। कौन सा है? 7वां भुगतान गेटवे है, ये याद रखिएगा। और ATM, POS और उसके साथ ऑनलाइन 3 चैनलों पर ये काम करता है, राइट। और इसे प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते के साथ मुफ्त दिया जाता है, इसलिए वाला कथन हमारा सही हो गया है। और ये एक डेबिट कार्ड है, ना कि क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पर एक क्रेडिट कार्ड बताया गया है, तो क्रेडिट कार्ड नहीं है, ये एक डेबिट कार्ड है। उसके बाद कथन दिए हुए हैं, पहले में दिया हुआ है कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स जो होते हैं वो किसी बैंक की डिमांड देनदारियों में आते हैं। तो ऐसा नहीं है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स नहीं आते हैं किसी बैंक की डिमांड देनदारियों में। चालू खाते जो होते हैं और जो डिमांड ड्राफ्ट्स होते हैं ये बैंक की देयताओं के अंतर्गत आएंगे। और जो मांग देनदारियों में जमाकर्ताओं को कम ब्याज दिया जाता है। मांग देनदारियां प्रकृति में अधिक तरल होती हैं क्योंकि वो आसानी से मांग कर नकदी में परिवर्तित की जा सकती है। अगला देख लेते हैं, देयताओं में जमाकर्ताओं को कम ब्याज दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है। फिर है डिमांड देनदारियों को लिक्विड फॉर्म में बदलने में समय लगता है, तो ये गलत है क्योंकि समय नहीं लगता है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, केवल दूसरा करेक्ट है, ठीक है। फिर बात की गई है फिलिप वक्र की। ये किसके बीच में संबंध दिखाता है? तो ये संबंध दिखाता है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की। ऑप्शन सी करेक्ट है। प्राथमिकता वाले क्षेत्र ऋण में किस क्षेत्र को अधिकतम कोटा मिलता है? तो किसको मिलता है सबसे ज्यादा मिलता है कृषि को, ठीक है। यहाँ पर आंसर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और सबसे परसेंटेज देख लेते हैं, कृषि का हो जाएगा 18%। उसके बाद आता है कमजोर वर्ग, जो वीकर सेक्शंस होते हैं, इनको मिलता है 10% का कोटा। फिर आता है सूक्ष्म उद्यम और खादी उद्यम, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम देख लेते हैं तो इनको मिल जाएगा लगभग 7.5%। और अंत में आते हैं छोटे और मध्यम उद्योग, ये है 4.5%। तो परसेंटेज आप एक बार देख लीजिए, बाकी आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए। अगला देखते हैं, कहा गया है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में लागू किया गया था और सर ओसबोर्न स्मिथ जो थे ये पहले गवर्नर थे RBI के। CD देशमुख इसके पहले भारतीय गवर्नर थे। तो ये सारे कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर RBI के कार्य क्या क्या है ये पूछा गया है, मौद्रिक नीति का प्रारूपण, कार्यान्वयन और निगरानी करना। और उसके बाद कहा गया है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 का प्रबंधन करता है ये। और ये RBI अधिनियम 1934 के माध्यम से सभी बैंकों को विनियमित करता है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, तीसरा कथन गलत हो जाएगा क्योंकि विनियमित करने के लिए जो एक्ट आया था वो आया था 1949 में, 1949 का एक्ट था जिसके अंतर्गत ये विनियमित करता है बैंकों को, ठीक है। वो था बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बात की गई है RBI के संबंध में, फिर से क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय जो है वो शुरू में कोलकाता में था और 1937 में ये मुंबई ले आया गया था। और ये पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है और केंद्रीय बोर्ड भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है इसका। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कथन सही हो जाएगा? ये सारे कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, RBI एक्ट 1934 का था लेकिन ये स्टैब्लिश हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज़ है लेकिन हम कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने बता दिया है। फिर अगला प्रश्न है भुगतान संतुलन में चालू खाते के घटक इनमें से कौन से हैं? तो प्रेषण, आय, ऋण, सेवाएं, इनमें से कौन से घटक हो जाएंगे? 1, 2 और 4, यानी ऋण इसमें नहीं आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये किस मंत्रालय के तहत काम करता है? तो ये करता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है RBI के विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या शामिल है? विदेशी मुद्रा संपत्ति, सोना, SDR और हीरे। तो इसमें
1, 2 और 3 शामिल है, हीरे इसके अंदर सम्मिलित नहीं है। फिर बात की गई है कि अक्टूबर 2018 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और जापान ने $25 बिलियन के करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, और ये पहली बार है जब भारत और जापान ने ऐसा समझौता किया है। तो यहाँ पर पहला जो कथन है वो तो बिल्कुल सही है, दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं किया गया है। इससे पूर्व भी 2008 और 2013 में जापान के साथ ऐसे समझौते हो चुके हैं, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर। फिर एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग के बारे में कहा गया है 1997 में स्थापित ये एक क्षेत्रीय आर्थिक मंच है और भारत इसका सदस्य नहीं है। फिर कहा गया है ये जो एपेक है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, ये सुनिश्चित करता है कि समान सेवाएं, निवेश और लोग सीमाओं के पार आसानी से चले जा सकते हैं इसके अंतर्गत। तो यहाँ पर कौन सा हमारा कथन सही है? ऑप्शंस देख लेते हैं सारे। दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। पहला गलत हो जाएगा क्योंकि इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1989 में। तो याद रखिएगा एपेक की स्थापना 1989 में की गई थी और ये एशिया प्रशांत की बढ़ती निर्भरता का लाभ उठाने के लिए स्थापित किया गया था और इसके अंतर्गत 21 सदस्य हैं। ठीक है, देखिए इस प्रश्न में बात की गई है शून्य बजट प्राकृतिक खेती यानी कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। कहा गया है कि पारंपरिक भारतीय प्रथाओं से प्रेरित है और रसायन मुक्त कृषि की एक विधि है और ये पहली बार केरल में विकसित हुई। तो यहाँ पर हमारा केवल पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा कथन गलत है क्योंकि इसका विकास कर्नाटक में हुआ है। ठीक है, कहाँ पर हुआ है? कर्नाटका में हुआ है, ना कि केरल में। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इसे दक्षिण भारत में, विशेष रूप से दक्षिण भारतीय राज्य जो कर्नाटक है, वहीं पर सबसे ज़्यादा सफलता भी मिली है और यहीं पर इसका विकास हुआ है। और आंध्र प्रदेश के सहित हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य भी इस मॉडल पर तेजी से कार्य कर रहे हैं। अगला है कृषि विपणन और किसान हितैषी सुधार सूचकांक। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा, कृषि विपणन और किसान हितैषी सूचकांक, यानी कि ये हो जाएगा एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म्स इंडेक्स। तो इसको नीति आयोग ने लॉन्च किया है। फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में देख लेते हैं। कहा गया है इसमें 14 खरीफ और 6 रबी फसलों को शामिल किया जाता है। इसमें केवल एक वाणिज्यिक फसल जो गन्ना है एमएसपी के अंतर्गत इसके शामिल होता है। तो यहाँ पर कौन सा हमारा कथन सही हो जाएगा? पहला कथन जो है ये बिल्कुल सही है, दूसरा कथन गलत हो जाएगा क्योंकि इसके अंतर्गत 4 वाणिज्यिक फसलें होती हैं एमएसपी के अंतर्गत। कौन कौन सी? कपास, जूट, कोपरा और गन्ना। कपास, जूट, कोपरा और गन्ना। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर बात की गई है 2017 में वाणिज्य मंत्रालय ने भारत के लिए चौथी औद्योगिक क्रांति पर ध्यान केंद्रित करते हुए नई औद्योगिक नीति तैयार करना शुरू कर दिया था और इसमें 4 विषयगत क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा, दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि इसके अंतर्गत 6 विषयगत क्षेत्र हैं। तो वो कौन कौन से हैं एक बार सुन लीजिए। एक हो गया प्रौद्योगिकी और नवाचार, फिर हो गया विनिर्माण और एमएसएमई, फिर व्यापार करने में आसानी, तीसरा हो गया अवसंरचना और निवेश, उसके बाद आता है व्यापार और राजकोषीय नीति, फिर अंत में है भविष्य के लिए कौशल और रोजगार। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार आप सुन लीजिए क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला देखते हैं। फिर है कि मृदा जो है ये एक गैर नवीकरणीय संसाधन माना जाता है। पेडेल्फर की मृदा जो है ये एल्यूमिनियम एवं लौह तत्व से युक्त होती है, वही लेटराइट जो मृदा है ये निक्षालन की क्रिया से निर्मित होती है। तो पेडेल्फर अगर आप देख लें तो इसकी स्पेलिंग ये होती है, तो इससे आप समझ जाएंगे इसमें एल्यूमिनियम और फेरस दोनों आ जाते हैं। ये वाला हमारा ऑप्शन जो है वो तो पक्का सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। मृदा एक गैर नवीकरणीय संसाधन माना जाता है, ये भी ठीक है, और लैटराइट जो मृदा है ये निक्षालन से बनती है, ये भी बिल्कुल सही है। सारे ऑप्शन हमारे यहाँ पर स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित कथन देखने हैं। पहले में कहा गया है ये वन विषुवतीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, पृथ्वी के 40% भाग इन्हीं वनों से ढके हैं। फिर कहा गया है महोगनी, रोजवुड जैसे जो वृक्ष हैं इन वनों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कथन सही है? पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा जो है वो गलत हो जाएगा क्योंकि ये 40% भाग जो है इन्हीं वनों से नहीं ढका हुआ है। इन वनों से जो भाग ढका है वो 12% है। ठीक है, लगभग 12% भाग जो है पृथ्वी का वो इन्हीं वनों से ढका हुआ है।
तो यहाँ पर हमने करेक्ट ऑप्शन देख लिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि स्थानांतरित कृषि जो है उसको कुमारी नाम से किस क्षेत्र में जाना जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। यहाँ पर आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पश्चिमी घाट। बाकी इसको कहाँ पर किस नाम से जाना जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए आंध्र प्रदेश में इसको पोडू बोलते हैं, ठीक है, या पोडू या पेंदा। और ओडिशा में बोला जाता है पमाडबी या कोमन या ब्रिंगा भी बोला जाता है। थोड़ा टफ है ये, लेकिन सुन लीजिए ताकि आप अगर क्वेश्चन आ जाए इस तरह का तो आप उसको टिक कर सकें। उसके बाद जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है यहाँ पर वालरे बोला जाता है और या वालरे या वॉल्ट्रे बोला जाता है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। जो हिमालयन बेल्ट है वहाँ पर बोला जाता है खिल। क्या बोला जाता है? खिल। और उसके बाद झारखंड में बोला जाता है कुरुवा बोला जाता है झारखंड में। और उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है उसमें आपको पता है कि झूमिंग कहा जाता है। तो एक बार नाम सुनना इंपॉर्टेंट है इसका। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो जो सही सुमेलित है पहले वो देख लेते हैं। ट्रोपोफाइट उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वन और तथा घास वाली वनस्पतियां हैं, बिल्कुल सही है। हाइग्रोफाइट्स कहा गया है अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनस्पति, ये भी सही है। मेसोफाइट्स शीतोष्ण कटिबंधीय टैगा वनस्पति, ये भी सही है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे ये वाला सुमेलित नहीं है। पायरोफाइट्स दिया हुआ है कठोर चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति, ये यहाँ पर हमारा सही सुमेलित नहीं है क्योंकि जो अग्नि प्रतिरोधी वनस्पतियाँ होती हैं उनको पायरोफाइट्स कहते हैं और जो कठोर चट्टानों में उगने वाली वनस्पतियाँ होती हैं इनको लिथोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो पायरोफाइट्स कौन से होते हैं? अग्नि प्रतिरोधी वनस्पतियाँ। फिर इनमें से किसको विश्व की इस्पात राजधानी कहा जाता है? तो इस्पात राजधानी यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? पिट्सबर्ग जो है ये इस्पात राजधानी है। उसके बाद स्वेज नहर के संदर्भ में कहा गया है ये नहर भूमध्य सागर को गल्फ खाड़ी से जोड़ती है और ये नहर मिस्र की जो नील घाटी के निचले भाग तथा सिनाई जो प्रायद्वीप है इसको पृथक करती है। इसके उत्तर में जो है वो है पोर्ट सईद और दक्षिण में क्या है? पोर्ट सुएज। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कथन सही है? पहले कथन को छोड़कर दूसरा और तीसरा कथन बिल्कुल सही है। पहला कथन क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि ये भूमध्य सागर को गल्फ खाड़ी से अलग करती है जबकि ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? लाल सागर, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद हमें देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो है हमारा सकाई जनजाति, ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है क्योंकि सकाई जो जनजाति है ये पाई जाती है मलेशिया में। कहाँ पाई जाती है? मलेशिया में पाई जाती है सकाई जनजाति। और जो माया जनजाति है मध्य अमेरिका, बिल्कुल सही है। किर्गिज मध्य एशिया सही है और मसाई केनिया में सही है। केवल जो सकाई है ये पाई जाती है मलेशिया में। आगे दिया हुआ है जापान से संबंधित, इसे सूर्योदय का देश भी कहा जाता है और इसमें लगभग 500 द्वीप है और इसकी जो राजधानी है टोक्यो, ये शिकोकू द्वीप पर स्थित है। तो इसमें हमारा पहला जो कथन है वो बिल्कुल सही है। ये मैंने 500 बोल दिया, ये 5500 लिखा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा मिस्टेक हो गई, आई एम सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा हमारा सही है। केवल पहला वाला सही है, दूसरा और तीसरा कथन यहाँ पर सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि 5500 नहीं 3900 आइलैंड्स पाए जाते हैं। लगभग कितने? 3900। और इसमें केवल जो 4 बड़े द्वीप हैं वो कौन कौन से हैं? होन्शु, होकाइडो, क्यूशु और शिकोको। और जो जापान की राजधानी है टोक्यो वो होन्शु में पाई जाती है, ना कि शिकोकू में। अगला प्रश्न देखते हैं। यूरोप महाद्वीप के संदर्भ में कहा गया है ये महाद्वीप पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और 3 ओर से महासागर से घिरा हुआ है। पूरब में यूराल है और कैस्पियन सागर द्वारा एशिया से पृथक होता है। तो पूरब में यूराल और कैस्पियन सागर स्थित है जिससे ये एशिया से पृथक हो जाता है। तो यहाँ सारे कथन सही हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछा गया है वो कौन सी झील है जिससे होकर विषुवत रेखा गुजरती है। तो वो इसमें से कौन सी झील है? वो है विक्टोरिया झील। आगे है कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये प्रश्न आया भी हुआ है अभी हाल ही में एग्जाम में। तो वो कौन से राज्य हैं? मैं आपको सारे राज्यों के नाम बता देती हूँ, फिर हम आंसर इसका टिक कर लेंगे। जो वो 8 राज्यों से निकलती है वो हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर बताई गई है। उसके बाद कहा गया है तमिलनाडु की तटीय सीमा सबसे लंबी है और ग्रेट चैनल जो है ये इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में स्थित है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा जो कथन है वो हमारा सही हो जाएगा। दूसरा कथन गलत है क्योंकि आपको पता है सबसे बड़ी समुद्री
लंबाई किसकी है तटीय सीमा की, वो है गुजरात की, ठीक है, ना कि तमिलनाडु की। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चीन की सीमा जो है वो किन राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों से स्पर्श करती है? तो वो कौन से राज्य हैं यहाँ पर? जम्मू कश्मीर से अब नहीं करती है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। हिमाचल प्रदेश से करती है, उत्तराखंड से करती है, नागालैंड से नहीं करती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर। फिर है दक्कन ट्रैप का निर्माण मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस कल्प में हुआ था और इस क्षेत्र में बेसाल्ट लावा का जमाव मिलता है। तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर पालघाट दर्रा ये किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो पालघाट दर्रा स्थित है केरल और तमिलनाडु। कहाँ पर स्थित है? केरल और तमिलनाडु की सीमा पर। ऑप्शन सी है यहाँ पर करेक्ट। फिर हम इन कथनों को देख लेते हैं। पहले में कहा गया है पश्चिमी घाट जो है ये ताप्ती के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है और इसकी औसत ऊंचाई बताई गई है, कितने मीटर बताई गई है? 1200 मीटर। और ये वास्तविक जो पर्वत श्रेणी नहीं है बल्कि प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भ्रंश कगार है। तो यहाँ पर ये सारे कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो जो पश्चिमी घाट है ये ताप्ती के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक है, 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है, औसत ऊंचाई 1200 मीटर है और ये एक वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है, ये एक प्रायद्वीपीय पठार का ही भ्रंश कगार है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको देख लीजिएगा। फिर आता है दूध सागर जो जलप्रपात है ये किस नदी पर स्थित है? ये मांडवी नदी पर स्थित है, ठीक है, ये मांडवी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमें बताना है ये जो विशेषताएं हैं ये किस फसल से संबंधित है। कहा गया है इसकी उत्तम कृषि के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है वो सब आवश्यक होता है। अत्यधिक वर्षा चाहिए होती है। लाल, लेटराइट, चिकनी और दोमट मिट्टी इसके लिए आवश्यक होती है। तो ये सारी विशेषताएं हैं रबड़ के लिए। रबड़ को उगाने के लिए ये सारी कंडीशंस, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। फिर आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कि पी तरंग जो है ये ध्वनि तरंगों की भांति चलती है। सभी भूकंपीय तरंगों में एस तरंग की गति सबसे अधिक होती है और जो एस तरंग है ये सिर्फ ठोस माध्यम में ही चल सकती है। तो यहाँ पर कौन सा हमारा सही है? पहला और तीसरा कथन जो है ये सही हो जाएगा। दूसरा कथन गलत है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है, गति होती है, ये एस तरंगों की ना होकर कौन सी तरंगों की होती है? पी तरंगों की, ठीक है, सबसे ज़्यादा होती है पी तरंगों की, फिर होती है एस तरंगों की। इसलिए ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर सी। देख लिया है हमने। फिर हमें देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो लैब्राडोर जो धारा है ये दिया गया है, हमें दिया हुआ है शीत, ये बिल्कुल सही है। फिर कैलिफोर्निया धारा दी हुई है उष्ण, तो ये गलत हो जाएगी, ये गलत है, ये उष्ण नहीं शीत होगा। और क्यूरोशियो धारा उष्ण है, बिल्कुल सही है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा शीत है। तो इनको थोड़ा देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा सुमेलित नहीं है? कजरी महोत्सव मिर्जापुर में, कल्की महोत्सव आगरा में और सुलहकुल संभल में। तो दूसरा और जो तीसरा है यहाँ पर ये हमारे सुमेलित नहीं है क्योंकि जो कल्की महोत्सव है ये संभल में होता है और सुलहकुल महोत्सव आगरा में। बल्कि जो ये कजरी दिया हुआ है महोत्सव ये मिर्जापुर में ही होता है। तो इनको रख लीजिएगा। अगला देखते हैं, सालीग्रामी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो वो कौन सी नदी है? गंडक। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। फिर हम देखते हैं कहाँ पर क्या पाया जाता है? यूरेनियम पाया जाता है ललितपुर में। तो यहाँ से हमारा जो सही आंसर है वो निकल आएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया है। बाकी जो कोयला है ये सिंगरौली हो गया और ग्रेफाइट हो गया यहाँ पर हमारा हमीरपुर और अंत में बचा संगमरमर मिर्ज़ापुर। आगे देखना है फिर से हमको कौन सा सही सुमेलित है। तो जो सहरिया जनजाति है ये दी गई है ललितपुर में, लेकिन ये पाई जाती है सोनभद्र में दी हुई है, लेकिन ये पाई जाती है ललितपुर में। सहरिया जनजाति ललितपुर से सुमेलित होगी, इसलिए ये गलत है। चेरो दिया हुआ है ललितपुर में, ये गलत है ये भी, क्योंकि जो चेरो है वो पाए जाते हैं सोनभद्र और चंदौली में। चेरो कहाँ पाए जाते हैं? सोनभद्र और चंदौली में। और बुक्सा बिजनौर में पाए जाते हैं। तो सुमेलित कौन सा है हमारा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा केवल, ठीक है। अगला दिया हुआ है सई नदी। सई नदी का उद्गम स्थल क्या है? इसका उद्गम स्थल है भिजवान झील। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सई नदी जो है ये गोमती की सहायक नदी है और जो गोमती है इसका जो उद्गम स्थल है वो कौन सी झील है? वो है फुलहर झील और सई नदी का है भिजवान झील।
आगे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है गांधीनगर में। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, इसका मुख्यालय गुजरात में है। इसकी इंग्लिश सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स, ठीक है। और ये जो प्राधिकरण है इसकी स्थापना वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये गांधीनगर में इसका मुख्यालय है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का जो 26वां सम्मेलन हुआ था, COP26, इसकी अध्यक्षता किस देश को मिली थी? तो ये मिली थी UK। आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली और लेह में चलाने के लिए हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन से संबंधित परियोजना किस एजेंसी ने शुरू की है? तो इसको शुरू किया गया है NTPC के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 कहा गया है। ये जो रिपोर्ट है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की जाती है और इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत जो है ये वैश्विक सैन्य खर्च के मामले में शीर्ष 3 देशों में शामिल है और भारत का सैन्य खर्च GDP के प्रतिशत के रूप में कम हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सी बातें सही हैं? सारी बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे दिया हुआ है वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति, इसको किसने विकसित किया है? इसका विकास किया गया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली यानी IIT दिल्ली ने इसको विकसित किया है। और ये क्या है? प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन, ठीक है। तो इसको IIT दिल्ली के द्वारा विकसित किया गया है। फिर स्वामित्व योजना के बारे में कहा गया है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर इसको शुरू किया गया और इसका मकसद क्या है? मनरेगा के तहत बनाई गई संपत्ति की जांच करना। तो ऑप्शन जो हमारा सही है वो पहला हो जाएगा, दूसरा जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि ये योजना राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के दिन तो शुरू की गई है, बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो दूसरा दिया हुआ है मनरेगा की जांच करना नहीं है इसका कार्य। इसका कार्य होगा कि ये ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करें। देखिए स्वामित्व का फुल फॉर्म सुन लीजिए तो आप थोड़ा समझ जाएंगे। स्वामित्व का फुल फॉर्म दिया हुआ है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, ठीक है। तो इससे मनरेगा का कोई भी कनेक्शन नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक बासव जयंती ये कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है 26 अप्रैल को, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत की रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व कहाँ कहाँ पर स्थित है? विशाखापट्टनम, पादूर और मंगलुरु, तो ये स्थित हैं इन तीनों ही जगह, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया हुआ है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 2010 में पहली बार मनाया गया था और इस साल इस मौके पर स्वामित्व और ई ग्राम स्वराज नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो यहाँ पर हमने अभी ये देखा है ऑलरेडी, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। फिर है किस्सा खुआनी बाजार नरसंहार के संदर्भ में कहा गया है इसका संबंध खुदाई खिदमतगर आंदोलन के कार्यकर्ताओं से है और इसको अभी 100 वर्ष पूरे हुए हैं इस घटना के। तो इसमें हमारा पहला जो कथन है वो बिल्कुल सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ये जो किस्सा खुआनी बाजार नरसंहार है इसको हाल ही में 90 वर्ष पूरे हुए हैं, इसलिए दूसरा कथन गलत है, पहला सही है। 23 अप्रैल 1930 को खुदाई खिदमतगार आंदोलन के जो अहिंसक प्रदर्शनकारी थे इनके खिलाफ ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा एक नरसंहार का स्थल था किस्सा खुआनी बाजार, ठीक है। तो इसीलिए इसको ये नाम मिला है। अगला देखते हैं। विश्व मलेरिया दिवस के संदर्भ में कहा गया है, पहला कथन दिया हुआ है, इसकी जो थीम बताई गई है वो कहा गया है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी और हर साल इसको 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो पहला तो बिल्कुल सही है, दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि 23 नहीं 25 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए डेट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे दिया हुआ है देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य, कहा गया है इसे जयपुर वर्षावन के नाम से भी जाना जाता है और ये पटकाई पहाड़ियों के पर्वतपदीय क्षेत्र में स्थित है। तो इसमें हमको दोनों में से सही कथन बताना है, ये दोनों ही कथन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर आता है द प्रिजो पुल, इसके बारे में कहा गया है ये सुबनसिरी नदी पर बनाया गया है और ये पुल रणनीतिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर से ये दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और ये अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी पर बना है। इसको द प्रिजो, इसको ध्रुव प्रिजो भी कहा जाएगा, ठीक है।
तो ध्रुव पीजो पुल अगर लिख जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा। और इसको रिकॉर्ड 27 दिनों में पूरा किया गया था, ये भी इसकी खास बात है। और भारत और चीन के बीच में जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है यानी कि LAC तक जाने वाली सड़कों को जोड़ने के लिए ये एक काफ़ी रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पुल साबित होगा। आगे देखते हैं ऑपरेशन ट्विस्ट। इसका संबंध किससे है? तो ऑपरेशन ट्विस्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए, इसको जारी किया जाता है नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल के आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र के द्वारा, ना कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा, इसलिए ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला दिया हुआ है विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला था? तो इसमें मिला था भारत को 142वां स्थान, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर है ब्लू डॉट नेटवर्क के संबंध में कथन दिए हुए हैं। पहले में कहा गया है ये अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल है। इसकी घोषणा इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम में की गई थी और इसे चीन के बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के जवाब के तौर पर तैयार किया जा रहा है, देखा जा रहा है। ये बिल्कुल तीनों कथन सही है, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विधि आयोग के संदर्भ में कथन दिए हुए हैं। पहले में कहा गया है यह एक सांविधिक निकाय है। उसके बाद कहा गया है, आपको पता है ये सांविधिक निकाय है कि नहीं, ये एक सांविधिक निकाय नहीं है। फिर कहा गया है पहला जो वित्तीय आयोग था इसका गठन 1950 में किया गया था, तो यहाँ पर यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसका गठन किया गया था 1955 में, ना कि 1950 में। और ये 22वां विधि आयोग है हाल ही में जो गठित है, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स का जो 13वां सम्मेलन हुआ था, इसका आयोजन किया गया है गांधीनगर में, ऑप्शन बी। फिर पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी, इसके संदर्भ में कहा गया है कि इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के फीड स्टॉक को हाइड्रोकार्बन, तरल ईंधन, गैस कार्बन और जल में परिवर्तित किया जाता है। फिर कहा गया है इससे हानिकारक प्रदूषक वायुमंडल में निकलते हैं। तो पहला जो कथन है बिल्कुल सही है, जो दूसरा कथन है वो गलत है क्योंकि इससे हानिकारक जो प्रदूषक हैं वो वायुमंडल में नहीं निकलते हैं। ठीक है, और ये जो पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी है ये दुनिया की पहली पेटेंटकृत विषम उत्प्रेरक प्रक्रिया है जो कई फीड स्टॉक्स को हाइड्रोकार्बन, तरल ईंधन, गैस, कार्बन और पानी में परिवर्तित कर देगी। और ये प्रक्रिया एक बंद लूप प्रणाली है। ठीक है, और इसमें जो वायुमंडल में किसी भी खतरनाक प्रदूषक का उत्सर्जन नहीं होगा। फिर बायोरॉक टेक्नोलॉजी, इसके बारे में देख लेते हैं। कहा गया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस तकनीक का इस्तेमाल कोरल रीफ रिस्टोरेशन के लिए करने के लिए योजना बना रहा है और इसमें एक कम वोल्टेज की धारा समुद्र जल में प्रवाहित की जाती है। तो यहाँ पर हमारे दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर अभ्यास पिच ब्लैक, ये किन के बीच में होता है? तो ये होता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे ग्लोबल एनर्जी रिव्यू रिपोर्ट, इसके संदर्भ में कहा गया है कि ये ओपेक द्वारा जारी की जाती है और इसके मुताबिक इस वर्ष पहली तिमाही में जो वैश्विक ऊर्जा मांग है ये 2019 की पहली तिमाही की तुलना में 3.8% कम हो गई है। तो इसमें हमारा जो दूसरा कथन है बिल्कुल सही है। पहला जो कथन है वो गलत हो जाएगा क्योंकि इसको IEA यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी किया जाता है, ना कि ओपेक के द्वारा। फिर है भारत ने किसे संयुक्त राष्ट्र में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर नियुक्त किया है हाल ही में। तो ये कौन नियुक्त हुए हैं? ये है TS तिरुमूर्ति, ऑप्शन बी सही है यहाँ पर। फिर हमको देखना है उनको कैलोरी मान के अवरोही क्रम में हमको व्यवस्थित करना है, तो यहाँ पर हमें दिए हुए हैं। तो कैलोरी मान का जो अवरोही क्रम है सही वो हो जाएगा इथेनॉल, पेट्रोल, बायोगैस और कोयला। सबसे पहले इथेनॉल, फिर आ जाएगा पेट्रोल, उसके बाद बायोगैस और उसके बाद कोयला। तो आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1 यानी कि ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। आगे है कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? एल्यूमिनियम, सिल्वर, निकेल और टिन में तो सबसे अच्छा चालक है सिल्वर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किसको कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है सूखी बर्फ को। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। मैलिक एसिड, मैलिक एसिड इसमें से किसमें पाया जाता है? तो मैलिक पाया जाता है सेब में, ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और अंगूर में पाया जाता है टार्ट्रिक एसिड, संतरे में पाया जाता है साइट्रिक एसिड। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर है
कि गोल्डन राइस विटामिन ए से भरपूर होता है और मनुष्य का शरीर स्वयं विटामिन ए का निर्माण नहीं कर सकता है। तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। फिर है किसे नोबल तेल भी कहा जाता है, तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है नोबल तेल, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फिर विटामिन बी और सी वसा में घुलनशील होते हैं और ए ई डी जो विटामिन होते हैं ये पानी में घुलनशील होते हैं। तो यहाँ पर ये उल्टा दिया हुआ है, दोनों ही कथन हमारे गलत हो जाएंगे, क्योंकि जो बी और सी होते हैं ये होते हैं पानी में घुलनशील और ये जो ए ई डी के होते हैं ये होते हैं वसा में घुलनशील। तो ये याद रखिएगा, उल्टा दिया हुआ है यहाँ पर। फिर कहा गया है लगभग सभी जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया और झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया का प्राथमिक कार्य क्या है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी के रूप में बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करना। और माइटोकॉन्ड्रिया की कमी के लिए जाना जाने वाला एकमात्र यूकैरियोटिक जीव कौन सा है, ऑक्सीमोनिड। तो यहाँ पर जो कथन सही है ये सारे कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें पूछा गया है पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है, तो ये हो जाएगा विटामिन B6, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मैरस्मस रोग है ये किसकी कमी के कारण होता है, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट्स, इन सभी की कमी से होता है, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फिर बात की गई है कौन सा ऊतक पौधे को सहारा देते हैं और भोजन संग्रहित करते हैं, तो वो कौन से ऊतक हैं, वो है पेरेन्काइमा ऊतक। ठीक है, ये पेरेन्काइमा एक प्रकार का सरल स्थायी ऊतक होता है, ये पौधों में जमीन के ऊतकों का एक प्रमुख हिस्सा बनता है। ठीक है, और जहाँ अन्य ऊतक जैसे संवहनीय ऊतक एम्बेडेड होते हैं, तो वे जो ये होते हैं ये गैर संवहनी होते हैं और सरल जीवित और उदासीन कोशिकाओं से बने होते हैं और इनमें विभिन्न कार्यों को करने के लिए ये संशोधित होते हैं। तो पेरेन्काइमा कोशिकाएं जो हैं ये याद रखिएगा, ये पौधों को सहारा देते हैं और भोजन संग्रहित करते हैं। फिर बात की गई है टाइफॉइड एक जीवाणु संक्रमण है, हवा से फैल सकता है, कोई भी जानवर इस बीमारी का वाहक नहीं होता है, इसलिए संचरण हमेशा मानव से मानव में ही होता है। तो पहला और तीसरा जो है वो कथन बिल्कुल सही है, दूसरा कथन गलत हो जाएगा क्योंकि ये हवा से नहीं फैलता है। ठीक है, इसका संक्रमण अक्सर दूषित भोजन और जो पीने का पानी होता है उससे होता है, ना कि हवा से, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला देखते हैं, बात की गई है कि जो साइट्रस कैंकर खट्टे फलों का एक वायरल रोग होता है। फिर कहा गया है कि ये रोग पत्तियों, शाखाओं, तनों और अंकुरों, नए अंकुरों, फलों पर छोटे गोले की तरह बनता है। तो इसमें हमारा जो दूसरा कथन है बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला कथन गलत हो जाएगा क्योंकि साइट्रस कैंकर खट्टे फलों का एक जीवाणु रोग है, ना कि वायरल है। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज होगा यहाँ पर। फिर पाश्चुरीकरण के बारे में दिया हुआ है कि ये एक हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया है जो कुछ पदार्थों और पेय पदार्थों में रोगजनक सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती है। इस प्रक्रिया में दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड तक गर्म किया जाता है और फिर अचानक ठंडा करके संग्रहित किया जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कोशिका में उपस्थित जेली, जो जेली जैसा पदार्थ होता है उसको क्या कहा जाता है, वो होता है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा। फिर ग्रंथि जो है वो किस हार्मोन को स्रावित करती है जो नमक के संतुलन को बनाए रखता है, तो वो कौन सी ग्रंथि हो जाएगी, यहाँ पर जो नमक के संतुलन को बनाए रखती है, ऐसे हार्मोन को स्रावित करती है, वो हो जाएगी अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि। इसकी हिंदी के साथ इंग्लिश भी सुन लीजिए, ये है एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है वो रिलीज करता है इन हार्मोन्स को, जिनमें से एक होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और यही जो हार्मोन होता है यही शरीर में नमक और पानी के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। आगे देखते हैं, मेडुला जो है ये रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है, थैलेमस संवेदी और मोटर सिग्नलिंग के लिए एक प्रमुख योगदान केंद्र है। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर ऊर्जा के अच्छे स्रोत की विशेषताएं क्या हैं, आसानी से सुलभ, प्रति इकाई आयतन या द्रव्यमान से बड़ी मात्रा में कार्य करता है, स्टोर करने और परिवहन के लिए आसान होता है। तो सारे कथन बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। बात की गई है रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं हीमोग्लोबिन के माध्यम से शरीर के विभिन्न घटकों में ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। और फिर कहा गया है अस्थि मज्जा में आरबीसीज का निर्माण होता है, यही लाल
रक्त कोशिकाओं का, और इनका जीवन जो काल है वो 240 दिनों का होता है। तो पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही है, इनका जो जीवन काल होता है वो 120 दिनों का होता है। ठीक है, इसलिए तीसरा कथन गलत हो जाएगा। मानव रक्त के पीएच के संदर्भ में कहा गया है रक्त का पीएच मान 7.35 से 7.45 के बीच होना चाहिए, और रक्त के पीएच को बनाए रखने में दो सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन से हैं? फेफड़े और किडनी। तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे सल्तनत काल के संदर्भ में दिया हुआ है दीवान-ए-अर्ज का सर्वोच्च अधिकारी आरिज ममालिक होता था। आरिज सेना का प्रधान सेनापति भी होता था। ख्वाजा जहां मोहम्मद बिन तुगलक का वजीर था। तो यहाँ पर पहला और तीसरा जो कथन है ये बिल्कुल सही है, दूसरा जो कथन है ये गलत हो जाएगा। देखिए, आरिज जो होता था ये सेना का प्रधान सेनापति इसलिए नहीं होता था क्योंकि प्रधान सेनापति स्वयं सुल्तान होता था। ठीक है, इसलिए आरिज को प्रधान सेनापति नहीं कहा जा सकता। ऑप्शन यहाँ सी सही है। फिर एकता व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है ये देखना है। कहा गया है इनके प्रमुख मुक्ति कहलाते थे। मुक्ति अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार होते थे। और फिर कहा गया है कि एकता के सैनिकों को वेतन सुल्तान देता था। और अंत में कहा गया है मुक्ति आवश्यक खर्च के बाद बचा हुआ धन सरकार को दे देते थे। तो आप समझ गए होंगे सही नहीं कौन सा है, एकता के सैनिकों को वेतन कौन देता था? सुल्तान। ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मुक्ति होते थे ये पूरी तरह से स्वतंत्र होते थे। इनसे अपने क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की भी आशा की जाती थी और वे सरकारी भू राजस्व वसूलते थे। और जो संग्रहित धन में से सैनिकों को वेतन दिया जाता था और उसके बाद मुक्ति आवश्यक जो खर्च के बाद बचा हुआ धन होता था वो सरकार को दे देते थे। फिर आगे बढ़ते हैं। सल्तनत काल में गुलामों के संदर्भ में कहा गया है इन्हें शादी करने की अनुमति प्राप्त थी। ये कुछ मात्रा में निजी संपत्ति को रख सकते थे। तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर हम देखते हैं, कथन दिया हुआ है, हमें बताना है कौन से सिलसिले के बारे में है। पहले में इसकी स्थापना भारत में ख्वाजा बहाउद्दीन ने की थी। कट्टरपंथी था काफ़ी और औरंगजेब इस सिलसिले का अनुयायी था। तो ये कौन सा है? नक्शबंदी। नक्शबंदी सिलसिला कट्टरपंथी था काफ़ी, औरंगजेब इसका अनुयायी था और इसके ख्वाजा बहाउद्दीन इसके संस्थापक थे। तो ये इंपॉर्टेंट, ये तो इससे तो आप समझ गए होंगे सिलसिला, लेकिन ये दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि औरंगजेब इस सिलसिले के अनुयायी थे। फिर है अम्बुबाची मेले के संदर्भ में कहा गया है ये जो मेला है ये ओडिशा राज्य का एक प्रसिद्ध मेला है और पूर्व का महाकुंभ भी इसको कहा जाता है। तो जो दूसरा कथन है वो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। पहला गलत है क्योंकि ये ओडिशा का नहीं, कहाँ का है? असम का। देखिए, इस तरह से मेले वगैरह भी पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा इसको भी, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अम्बुबाची कहाँ पर है? असम में। ठीक है, और ये पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है इसको। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। वेदांत विचारधारा के बारे में कहा गया है इसमें उपनिषदों में वर्णित जीवन प्रणाली के दर्शन को स्वीकार किया गया है और इस दर्शन का आधार निर्मित करने वाला प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ब्रह्म सूत्र। दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है मंदिर निर्माण की वेसर शैली। कहा गया है इसमें खुली प्रदक्षिणा पथ बनाए गए हैं। कर्नाटक शैली के नाम से भी इसको जाना जाता है। और कहा गया है खंभों, दरवाजों और छत जो हैं उनको बारीक नक्काशी से सजाया गया है। तो ये सारे कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर बात आती है 1857 के विद्रोह के कारण क्या क्या थे। तो वेलेज़ली की सहायक संधि, चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल, सेना में भारतीय सैनिकों के साथ पक्षपात और समाज सुधार कानून। तो आप समझ गए होंगे सभी कारण थे इसके, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के बारे में कहा गया है कि इसके द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई थी और कांग्रेस इस अधिनियम से संतुष्ट थी। तो यहाँ पर हमारा पहला कथन बिल्कुल सही है, दूसरा कथन गलत हो जाएगा क्योंकि कांग्रेस जो थी इससे संतुष्ट नहीं थी। कांग्रेस ने इस अधिनियम को निराशाजनक और असंतोषकारी घोषित किया था। ठीक है, फिर आता है कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के संदर्भ में कहा गया है इसकी स्थापना असहयोग आंदोलन के बाद की गई थी और नवंबर 1923 में जो चुनाव हुए थे उनमें स्वराजियों को मध्य प्रांत, बंगाल, उत्तर प्रदेश और बम्बई में सफलता मिली थी। और 1928 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पर सरकार की पराजय में जो इन्होंने की थी इनकी बड़ी सफलताओं में से एक थी। ये सारे कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी चुनावों में इनको कहाँ पर विजय मिली थी ये इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रांत में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में और बम्बई में। आगे देखते हैं, कहा गया है कॉमिंटन के नेतृत्व के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय एम.एन. रॉय थे
और भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1920 में की गई थी। दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भगत सिंह के संदर्भ में कहा गया है ये मार्क्सवाद में पूरा विश्वास रखते थे और इन्होंने नास्तिकता का मार्ग अपनाया था। दोनों कथन इनके बारे में बिल्कुल सही है, ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर साइमन कमीशन के बारे में कहा गया है इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, बिल्कुल सही बात है। आयोग ने केंद्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना के विरोध में अपनी संस्तुति दी थी और कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था। तो फिर से एक बार सारे कथन सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे दिया गया है हमको इनको सही कालक्रमानुसार लगाना है। ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं, तो देख लेते हैं कब कौन सी घटना हुई थी। काकोरी षड्यंत्र 1925 की घटना है। सैंडर्स की हत्या हुई कब की गई थी? 1928 में। फिर केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट हुआ था 1929 में, और चटगांव डकैती हुई है 1930 में। तो ये सभी एक सीक्वेंस में दिए हुए हैं। करेक्ट आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, भारत की राजधानी हमें बताना है कि इस समय पर कौन सा वाइसरॉय था, ठीक है, किसका कार्यकाल था। तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, हिंदू महासभा का गठन किया गया था और उसके बाद बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई थी। तो मैं आपको इनके ईयर्स बता देती हूँ। ये हुआ था 1911 में, हिंदू महासभा का गठन हुआ है 1915 में और बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई है 1911 में। तो आप समझ गए होंगे इस समय पर कौन था। इस समय पर थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। हार्डिंग बम कांड भी इसी समय पर हुआ था, राजधानी के स्थानांतरण के समय पर। फिर है लॉर्ड डलहौसी के कार्यकाल में कौन सी घटनाएं हुई थी। पहली दी हुई है निचले बर्मा का अधिग्रहण, वुड्स डिस्पैच या विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि सारी ही घटनाएं उस समय पर हुई हैं। सबसे पहली जो घटना है ये 1852 की है। फिर वुड्स डिस्पैच जो ये 1854 में आया था और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का है, ठीक है। तो ये सारी लॉर्ड डलहौसी के काल की घटनाएं हैं। फिर कोया विद्रोह के बारे में दिया हुआ है, कहा गया है इस विद्रोह का संबंध पूर्वी गोदावरी क्षेत्र और उड़ीसा के क्षेत्र से है। नेतृत्व इसका टोम्मा सोरा ने किया था और ये विद्रोह नए वन कानून और वनों में जनजातियों के प्रवेश पर प्रतिबंध के विरोध में किया गया था। यहाँ पर भी सारे कथन बिल्कुल सही हैं कोया विद्रोह के बारे में, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। बात की गई है इनको फिर से कालक्रम अनुसार लगाने की, तो सबसे पहले हम ईयर्स देखते चलते हैं। सबसे पहले CR फॉर्मूला 1944 में आया था। अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की गई थी 1940 में। वेवेल योजना आई थी 1945 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की गई थी। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब हमें देखना है कौन सा सही सुमेलित है। तो जो सेवा सदन है ये BM मालाबारी से बिल्कुल सही सुमेलित है, सही है। सेवा समिति जो है ये हृदयनाथ कुंजरू के साथ सही सुमेलित है। जो तीसरा दिया हुआ है भारत स्त्री महामंडल, इसका दिया हुआ है नारायण मल्हार जोशी। तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि भारत स्त्री जो मंडल है इसकी स्थापना सरला देवी चौधरानी ने की थी और ये संगठन महिलाओं के कल्याण और उनमें शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए किया गया था। तो भारत स्त्री महामंडल या मंडल जो है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सरला देवी चौधरानी के द्वारा। और सेवा सदन हो जाएगा BM मालाबारी और सेवा समिति किसके द्वारा हो जाएगी? हृदयनाथ कुंजरू। तो ये दोनों थोड़ी सिमिलर है, इसलिए इनको एक बार देख लीजिएगा। ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन ए है। आगे देखते हैं असहयोग आंदोलन से कौन कौन संबंधित था। बसंती देवी, जवाहरलाल नेहरू, स्वामी विश्वानंद, ये सभी लोग संबंधित थे। ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बसंती देवी कौन थी मैं आपको बता देती हूँ, ये CR दास की पत्नी थी और 1921 में गिरफ्तार होने वाली स्वयंसेवकों में ये पहली महिला स्वयंसेवक भी थी। आखिरी प्रश्न पे आते हैं हम इस टेस्ट के। दिया हुआ है 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के संदर्भ में। इसमें पहली बार परिषदों को विधान परिषद का नाम दिया गया। मुस्लिमों को पृथक सांप्रदायिक मताधिकार दे दिया गया। परिषदों में गैर सरकारी प्रस्तावों को लाने का जो प्रक्रिया है उसको प्रारंभ कर दिया गया। तो यहाँ पर ये सारे कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन हमारा करेक्ट डी हो जाएगा। तो इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, एंड अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।